सिंदूर की मार के बाद बौखलाए पाक की नापाक कोशिशों को भारत दे रहा है मुंह तोड़ जवाब। इसके साथ ही पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी भी कर दी गई है, जिससे पाकिस्तान का हर झूठ हो रहा है बेनकाब। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के कई हवाई हमलों की कोशिशों को नाकाम करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा है। बीती रात एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ कई स्थानों पर पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन भेजने की कोशिश भी की थी, जिसे भारत ने बुरी तरह से नाकाम कर दिया। 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश करने के लिए पाकिस्तान ने लगभग 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इनमें से कई ड्रोन को भारतीय सेना ने गिरा दिया। इसी बीच सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल चौकस है। लगातार गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से फोन पर बात की। आज सीमावर्ती राज्य के रूप में गुजरात की तैयारियों तथा सीमा पर तनाव की वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार द्वारा की गई अग्रिम योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। रक्षा मंत्रालय में सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच भी अहम बैठक हुई और बैठक में तीनों सेना के अध्यक्ष और सीडीएस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। तो लगातार भारत दे रहा है मुंह तोड़ जवाब और इसी बीच आ रही है अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताते हैं। विदेश मंत्रालय और सेना ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना से संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश करने के लिए लगभग 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। और अब हम आपको बताते हैं इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता। पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान की हमले की कोशिश को विफल कर दिया गया। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन भारतीय सीमा में भेजे गए और पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलीबारी की, जिसका माकूल जवाब दिया गया। 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान की भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की ये कोशिश रही, जिसे पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है। लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक साधनों से ये ड्रोन मार गिराए। तो हर नापाक कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। ड्रोन के मलबे से फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान के यूएवी ने की बठिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान लगातार भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने तुर्की से मिले ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। तो लगातार पाकिस्तान की ये कोशिशें, भारत ने सभी ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। तो पाकिस्तान की सभी नापाक हरकतों का भारत दे रहा है माकूल जवाब। भारत पर हमले की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। सेना ने कहा है ये पाकिस्तान जानता है। पंजाब के बठिंडा में कई ड्रोन के मलबे भी मिले हैं। सेना ने ये जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर जवाबी हमला किया। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है। काफी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। गुरुद्वारे पर पाकिस्तान का हमला सिखों के प्रति उसकी नफरत को दर्शाता है। इसके साथ ही करतारपुर कॉरिडोर सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही लगातार ये जानकारी भी दी गई कि सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी गई। तो लगातार पाकिस्तान कर रहा है नापाक हरकतें और उसकी हरकतों का पाकिस्तान को दिया जा रहा है माकूल जवाब। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन भारतीय सीमा में भेजे गए, जिन्हें सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया, गिरा दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी की, जिसमें 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तो लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों का भारत दे रहा है माकूल जवाब। पाकिस्तान लगातार भारतीय सैन्य ढांचे को
निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी सीमा पर वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन भी किया गया है। तो 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल लेह से लेकर सर क्रीक तक। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के उन दावों को खारिज कर दिया है, तमाम दावों को खारिज कर दिया है जिसमें उसने किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना न बनाने की बात कही थी। विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तान ने पुंछ में एक गुरुद्वारे को निशाना बनाने का प्रयास किया। विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की यह हरकत उसकी सिखों के प्रति नफरत को दर्शाती है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको विदेश सचिव की ये स्टेटमेंट दिखा देते हैं। से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर इंडियन काउंसिल जनरल इन पाकिस्तान, और ब्रिगेडियर जीवन राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतपाल सिंह, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अभी जो संयुक्त प्रेस वार्ता हुई उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आया, किस तरह के बड़े खुलासे? प्रभुदयाल जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बड़े खुलासे एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बारे में किए गए हैं, किस तरह से देखते हैं? लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है और मुंह की खा रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो है उसकी हरकतें ऐसी हैं कि हमें उससे अचंभे में नहीं होना चाहिए। वो तो ऐसे करते ही है हमेशा, वो झूठिस्तान है। और इस पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान की तरफ से और बहुत से झूठे बयान आ रहे हैं, फेक न्यूज, जो कि सब हमारे इंडियन मीडिया ने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि ये जो खबरें पाकिस्तान प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है ये झूठी हैं। अब देखिए असली बात क्या है। पाकिस्तान जो है वो अब ऐसी जाल में फंस गया है कि वो नहीं जानता कैसे निकले। लड़ाई तो वो कर नहीं सकता। देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल है और लड़ाई करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल मीन्स होने चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल ताकत नहीं है तो आप भारत जैसे मुल्क के साथ जो बहुत सक्षम है उसके साथ कैसे लड़ाई कर सकते हैं? तो पाकिस्तान के जो लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं। अब उनके जो आर्मी चीफ हैं उनके जो अक्खड़पंथी है उसी से अब वो ऐसी स्थिति में अपने को पा रहे हैं कि अपने टेररिज्म की वजह से वो फंस गए हैं भारत से लड़ाई के चक्कर में। और उनके लोग जानते हैं कि वो लड़ाई करने के लायक है ही नहीं। अब देखिए, एक मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान जो है वो वॉशिंगटन में IMF से मीटिंग में दरख्वास्त कर रहा है कि उसको $1.3 बिलियन का लोन दिया जाए। किस लिए? वो कह रहा है कि हमें जो अपनी आर्थिक स्थिति उसको ठीक करने का। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आपको $1.3 बिलियन का लोन चाहिए तो आप लड़ाई के लिए कहां से पैसे लाएंगे? या तो ये लोन लेके उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में पूरी तरह से हमको ये जो उनकी कोशिश है IMF से लोन लेने की, इसको नाकाम कर देना चाहिए। हमको दूसरे देशों से कहना चाहिए कि भाई ये जो पैसे हैं ये हरगिज पाकिस्तान को नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग होगा।
पाकिस्तान कितनी बार आईएमएफ से लोन ले चुका है? 24 बार पहले, अगर अब मिलेगा वो 25वां लोन होगा। और कहां गए सब पैसे? वो सब के सब पैसे जो हैं वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। आईएसआई और आर्मी छीन लेती है सरकार से और गलत सलत कामों में लगाते हैं टेररिज्म के लिए। तो मेरे विचार में इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है वो कतई इस तरह की नहीं है कि वो हमसे लड़ सकता है, और वो अच्छी तरह जानता है। इसलिए ये तरह तरह की फेक न्यूज वहां से जरिया की जा रही है, और इसी बात को हर तरह से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल, आतंकिस्तान के साथ पाकिस्तान भी बन चुका है पाकिस्तान। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उरी से जुड़े हुए हैं, और नंदिता डागर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, आज की जो ये प्रेस वार्ता देखते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण खुलासे और किन पॉइंट्स को लेकर वो बेहद अहम हो जाते हैं? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक बात कही कि पाकिस्तान जो है वो धार्मिक सद्भाव को तोड़ना चाहता है भारत के अंदर जो मौजूद है। तो यह पाकिस्तान की बड़ी सोची समझी रणनीति है कि इस समय जब वो आमने सामने के युद्ध में नहीं जीत पा रहा है, आमने सामने का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें लगातार वो मुंह खा रहा है, तो ऐसे में वो चाह रहा है कि भारत के अंदर जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, उनको उकसाने की कोशिश करें। और इसी क्रम में उन्होंने ये भी बताया कि जो इसी कारण से करतारपुर कॉरिडोर जो है हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि उससे सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता था, और इससे हो सकता था कि धार्मिक सद्भाव पे भी कोई खतरा पड़े। उन्होंने कहा कि देखिए, सिख समुदाय को पाकिस्तान हेट करता है, इसका मतलब ये है, और इसलिए पूंछ में भी गुरुद्वारे पे हमला किए गए। तो निश्चित तौर पे एक जो उन्होंने ये बात कही, इसकी बात का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से ये रणनीति रही है कि भारत के अंदर अशांति फैलाया जाए, धर्म के आधार पर अशांति फैलाया जाए। और आपने देखा कि किस तरह से धर्म पूछ कर पहलगांव में लोगों की हत्याएं की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि देखिए, जो पाकिस्तान का जो ऊपरी जो विदेश नीति, विदेशी के स्तर पे जो पाकिस्तान की पहुंच है, उसको तो तकरीबन हम लोगों ने कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज कर दिया है। आईएमएफ की बात पे उन्होंने कहा कि आईएमएफ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आईएमएफ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमारे लोग, मतलब भारतीय जो राजनयिक है, वो राजनयिक बात कर रहे हैं, और उन्होंने आशा व्यक्त की कि आईएमएफ के डायरेक्टर इस बात को समझेंगे कि पाकिस्तान को कोई भी एक भी पैसा अगर दिया जाएगा तो वो आतंकवाद के लिए दिया जाएगा, इस बात को सोचकर वो करें। तो एक जो चौथी बात उन्होंने ये कही कि जो कम्बैट हो रहा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी संघर्ष हो रहा है कई जगहों पे, उन संघर्षों में पाकिस्तान झूठ को फैलाकर अपने आप को विजयी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपने देखा कि जो सेना के जो और जो एयरफोर्स के हैं, दोनों जवान जो बैठी हुई थी, उन्होंने ग्राफिक्स डिटेल देख के बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कहां कहां प्रयास किया, उसमें हमारे भी जवान शहीद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये भ्रम फैलाने की जो पाकिस्तान की साजिश थी, वो भ्रम फैलाने की भी साजिश खत्म हुई। और एक जो और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि भारत जो है दुनिया के सभी देशों के संपर्क में है। विदेश मंत्री खुद अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की और उन्होंने उनको समझाया, उनको बताया कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की हरकतें जारी रहेगी तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। मतलब एक रिजोल्यूट और फर्म, जो कल भी उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में किया था, उसी की कंटिन्यूटी में आज भी रिजोल्यूट और फर्म उनका जवाब था कि भारत अपने पुरानी बातों पे कायम है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि एक नागरिक विमान को भारत के जवानों ने, एक नागरिक विमान जो जा रहा था पाकिस्तान के एयर स्पेस से, उस एयर स्पेस में वो मारा जा सकता था, उसको भी भारत के जवानों ने बचाया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जी बिल्कुल, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर पुरोहित, बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे, पाकिस्तान आज से नहीं, काफ़ी पहले से जानता है कि भारतीय सेना का जो प्रत्यक्ष मुकाबला है वो नहीं कर सकता। इसी वजह से ये जो एक छद्म युद्ध है, एक जो झूठ फैलाने की कोशिश है, ये लगातार जारी है, क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों का जो किला है वो अभेद्य है। जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और ये कोई, जैसे आपने बोला, नई बात नहीं है।
मैं सिर्फ ये एक और ऐड करना चाहूँगा कि आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक नए दौर में पहुँच गया है। किसी ज़माने में होता था कि रेडियो पर अनाउंसमेंट करके प्रमोशन किया जाता था कि हम मारेंगे करेंगे, लीफलेट डाले जाते थे। अब उन सब की ज़रूरत नहीं है। अब झूठ बोलना, फेक वीडियोस लगाना, पुराने वीडियोस लेकर के उनको नया रूप दे करके इस बात को दर्शाना, ये सब छद्म युद्ध का एक रूप है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था और आज ये हमको देखने को मिल रहा है। हमारी तरफ से हम भी वही छद्म युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन छद्म युद्ध के साथ साथ हम लोग ओपन वॉर का, डिक्लेयर्ड वॉर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अंदर आप देखें तो हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, हमारे जो दोस्ताना एफर्ट्स है, सिंसियर एफर्ट्स है, वो विजिबल है और फैक्ट्स और डिटेल्स के साथ में सारी चीजें दी जा रही हैं। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा था कि हीन राज्य और बलवान राज्य के बीच के रिश्तों के अंदर जब जब दरार आती है तब तब जरूरी है कि दोनों को बैठ करके बात करनी चाहिए। किसी एक बात को के लड़ने से या अड़ने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से कहूं तो ये कहा जाता है कि विश्व में जो देश हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बाउंड्रीज चेंज होती रहती है। तो आप देखिए सदियों से किसी भी देश का इतिहास ले लीजिए, उनकी बाउंड्रीज चेंज होती जाती हैं। और मेरे ख्याल से समय आ गया है जबकि अब भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज भी चेंज होने लगेंगी। जो इम्प्लोजन अंदर से होगा, जो हम सामने से करेंगे, उसका असर जल्दी ही देखने को मिलेगा। 3 पॉइंट जो मुझे ध्यान नजर आते हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में, मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा। पहला था रेस्ट्रिक्शन ऑन द कॉरिडोर, अटैक ऑन गुरुद्वारा एंड सिख पॉपुलेशन। आप इसको कनाडा से जोड़िए, आप उनको सिख जो हिंदुस्तान में उनको जोड़िए और जो सिख पाकिस्तान में है उनको जोड़िए। देखिए आपको ट्रायंगल के बीच में पाकिस्तान नजर आएगा जो इनकी वजह से फटेगा। दूसरा, पाकिस्तान ने एयर स्पेस अभी भी सभी के लिए खोला हुआ है। वो बोल रहे सिविलियंस के लिए एयर स्पेस खुला है। उसका इंप्लीकेशन ये है, नजरिया ये है कि उसकी वजह से भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा रेस्ट्रेंट करके चलना पड़ रहा है। खुल करके हम नहीं वॉर कर रहे हैं। और इसी के अंदर अगला पहलू ये है कि इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान की एयर स्पेस कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई देश इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेजॉरिटी देश पाकिस्तान को अवॉइड करके मिडिल ईस्ट से सीधा साउथ इंडिया के ऊपर से होकर के ईस्ट में जा रहे हैं, और जो ईस्ट से आने वाले हैं वो भी इसी तरह से साउथ इंडिया, श्रीलंका के ऊपर से होकर के मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप और उस तरफ को जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम है जो खेलना चाह रहा है पाकिस्तान, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। आप देखिएगा इसका नजरिया भी कल परसों में चेंज होता नजर आएगा। बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। बिंदुवार इन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ इस कार्यक्रम में खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें उसने किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना न बनाने की बात कही थी। विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तान ने पुंछ में एक गुरुद्वारे को निशाना बनाने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की यह हरकत उसकी सिखों के प्रति नफरत को दर्शाती है। Claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by
Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. विदेश सचिव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने गलत सूचना फैलाई है कि भारत ने ड्रोन के हमले के जरिए ननकाना साहिब गुरुद्वारे को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के इरादे से स्थिति को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश कर रहा है। That is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. तो लगातार झूठ बोल रहा है पाकिस्तान और सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश कर रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन अश्विनी, आपके पास आना चाहेंगे। उरी में आप उसी जगह मौजूद है जहां पर कई बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। क्या कुछ स्थिति वहां पर दिखाई देती है और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार इस पूरे विवाद को एस्केलेट किए जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं वहां? निश्चित तौर से रमा, अगर देखें तो पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ी समेत कंधार, करना, केरन सेक्टर में इन सब जगहों पर हैवी शेलिंग की, आर्टिलरी शेलिंग की, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया गया, मुंहतोड़ जवाब दिया गया। दो चीज़ें मैं और कहूँगा कि उड़ी में जो है रिहायशी इलाके जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वही स्थान है। गिंगल वो स्थान है जहां पर पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा शेलिंग की है। पूरे के पूरे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है। एक महिला की तो खैर मृत्यु हुई है, अन्य कई लोग घायल हुए हैं। हाँ, लोगों की रिहाइश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस गिंगल को मैं बताऊंगा कि एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि उड़ी 1 जो हमारा NHPC का पावर प्रोजेक्ट है, वो यहीं पर स्थित है। सुरक्षा कारणों से मैं वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान की जो नीयत है वो साफ तरीके से है कि गिंगल के बहाने हम उड़ी पावर प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाए। ये नोटिस किए जाने वाली बात है, ये कही जाने वाली बात है, ये पब्लिक डोमेन में आने वाली बात है कि पाकिस्तान के कितने घटिया, कितने जो इरादे हैं वो कितने ख़राब है। उसके अलावा जिस तरीके से कहा गया कि पुंछ में गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, आप खुद यहाँ पर लंबे समय तक प्रवास कर चुकी है, रिपोर्टिंग की है। जब हम उड़ी पहुँचते, उड़ी से 3-4 किलोमीटर पहले एक बाएं हाथ पर जो है आदि पांडव मंदिर पड़ता है, जो यहाँ के ही मुस्लिम कारीगरों और जो यहाँ के मजदूरों ने और यहाँ के जो बनाने वाले लोग हों, उन लोगों ने सहर्ष बनाया है। मंदिर के पुजारी से आज मैंने बात की तो उसने कहा कि हाँ, हमने चंदे से और आसपास के स्थानीय लोगों के मदद से और साथ ही साथ भिक्षाटन करके इस पूरे मंदिर को बनाया है। उस मंदिर को भी निशाना बनाने की असफल कोशिश की गई है। विजुअल्स मैंने भेजे हैं, पुजारी की उसमें पूरी बाइट है। मोर्टार जो है वो थोड़ा सा पहले गिरा है, लेकिन मंदिर के जो दीवार है वो दरक गई है, छत दरक गई है, उसकी खिड़कियां दरक गई है। वो सारे विजुअल्स खुद बयां करते हैं। और उससे ठीक नीचे जो है एक मतलब पूरी की पूरी दुकान ध्वस्त कर दी गई है। गिंगल गांव में बहुत सारे रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। यानी कि पाकिस्तान लगातार अपनी एक तो हिम्मत नहीं है कि उजाले में आकर लड़ाई लड़े, दूसरी हिम्मत यह नहीं कि आमने सामने आर पार की लड़ाई लड़े, तीसरी हिम्मत यह है कि वो हमारे धार्मिक स्थानों को निशाना बना रही है, चौथे ये कि आतंकवादियों भाड़े के टट्टुओं ने धार्मिक पहचान चिन्हित करके हत्याएं की थी। तो इस तरीके से एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है, जो कि पूरी दुनिया इस समय देख रही है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, विशेषज्ञ भी हम आपके साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि आर्म्ड UAF मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, आर्म्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट वो भटिंडा पर अटैक करने की कोशिश में था, जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, पकड़ करके निष्क्रिय कर दिया गया। इसके भी निहितार्थ है, क्योंकि भटिंडा हमारा बेहद महत्वपूर्ण संस्थान है, सैन्य संस्थान है। और जब हमने पूरे का पूरा पाकिस्तान के लाहौर समेत अन्य जगहों के हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया है, तो पाकिस्तान ने कहाँ और क्यों कैसे कोशिश की है वहाँ पर करने के लिए 36 स्थानों पर ड्रोन हमले और वहाँ पर आर्म्ड हमले की तरह किया गया। ये विशेषज्ञ जरूर बताएंगे। तो पाकिस्तान की नीयत, बदनीयत,
साफ तरीके से साफ है कि किस तरीके से वो इस पूरे के पूरे संघर्ष को भारत एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस दे रहा है, लेकिन वो प्रतिदिन उसको और ज़्यादा एस्केलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद झूठ भी बोल रहा है। रमा, बिल्कुल, नंदिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। नंदिता, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार नाकाम कोशिश कर रहा है और हमने दृश्यों में भी देखा जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने और सेना ने संयुक्त रूप से जो वीडियो जारी किया है उसमें दिखाई दे रहा है किस तरह से जो पाकिस्तान के ड्रोन हैं मक्खी मच्छरों की तरह गिर रहे हैं, किस तरह से भारत की ये अभेद्य रक्षा प्रणाली को कहेंगे और पाकिस्तान जिसके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। बिल्कुल रमा, आपने सही कहा। मेरे पीछे इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और उसके पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल, और ये सब प्रतीक है उस कॉम्पिटेंसी के, यानी उस सुचारू संचालन से जिससे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम बना है। आप ये देखिए कि किस तरह से हमारी जो कर्नल कुरैशी थी और विंग कमांडर सिंह थी, उन्होंने बताया कि पूरे के पूरे लेह से लेके सर क्रीक तक 36 लोकेशंस पे 300 से 400 ड्रोन्स, मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से हमला हुआ, लेकिन एक भी कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे या कैजुअलिटी उससे नहीं हो पाई। कैजुअलिटीज हुई हैं वो फायरिंग पर, बॉर्डर पर, पूंछ, मेंढर, इस एरिया में फायरिंग पर जो लोकल विलेजेस हैं उन पर हुई हैं। वो किस लिए हुआ है? क्योंकि आप ये देखिए सरकार की दूरदर्शिता। S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, जिसको एक जमाने में 2018 और 19 में मुझे याद है रमा, जब डिफेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन हुआ करती थी, अमेरिका ने इंडिया को थ्रेटन किया था कि आप S-400 रशिया से मत खरीदिए क्योंकि वो काटसा एक्ट का उल्लंघन होगा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का बोल्ड डिसीजन था, S-400 खरीदा और आप देखिए S-400 की 5 बैटरीज इंडिया ने खरीदी। उसके अलावा बराक 8 मिसाइल जो इंडिया के साथ $2.5 बिलियन की डील साइन की। बराक मिसाइल्स, S-400 और इंटीग्रेटेड अनमैन्ड एरियल कंट्रोल व्हीकल्स का जो काउंटर ड्रोन सिस्टम था, वो भी एक बड़ी प्यारी सी सिम्फनी बनता गया। तो और आकाश मिसाइल सिस्टम जो कि इंडिया में DRDO ने डिजाइन किया है, BEL उसको बनाता है, स्वयं स्वदेशी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तो बराक मिसाइल, S-400, ये इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, इनकी वजह से आप देख रहे हैं कि भारत की जो एयर डिफेंस है वो अभेद्य है। भटिंडा में भी जो इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन या इंडियन एयरफोर्स का बेस है, उस पर हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी ने बताया कि उस पर एक आर्म्ड ड्रोन का हमला था और वो ड्रोन एक टर्किश ड्रोन था जिसको सोंगर बोलते हैं। तो टर्की सप्लाई कर रहा है ड्रोन्स पाकिस्तान को, लेकिन ये सारे के सारे ड्रोन्स, ये सारे के सारे मिसाइल्स, 8 मिसाइल्स कल रात को पाकिस्तान ने दागे हमारी 36 जगहों पर, और वो सारे के सारे विफल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारी मशीन्स कितनी कॉम्पिटेंट है, हमारा एयर डिफेंस कितना सुचारू और बिल्कुल इफेक्टिव है, और हमारे मेन बिहाइंड द मशीन्स जो हैं वो कितने अलर्ट और विजिलेंट हैं कि एक भी उनकी मिसाइल और ड्रोन, और बड़े रूडिमेंट्री भी उन्होंने हमास टाइप के रॉकेट्स भी भेजे हैं जो हमास के टेररिस्ट अपने टनल्स में बनाते हैं, क्योंकि हमें आर्मी के सोर्सेज ने बताया कि उस तरह के रूडिमेंट्री कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप के रॉकेट्स भी भेजे गए। वो सारे के सारे विफल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, निष्क्रिय हो गए। तो एक तरह से ये भारत की एयर डिफेंस सिस्टम का प्रमाण है कि कितनी सुचारू है, कितनी इफेक्टिव है। और जैसे कि हमारी सरकार ने ये कहा भी है कि नाउ वी जस्ट डोंट डिफेंड आवर स्काइज, वी कंट्रोल द स्काइज। जी रमा, बिल्कुल बेहद अहम बात आपने कही है नंदिता, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रभुदयाल जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे पहलगाम हमले का पैटर्न देखिए, उसके बाद जिस तरह से जो गुरुद्वारा है उसको टारगेट करने की बात देखिए, और उल्टा भारत के ऊपर ही आरोप लगाने की बात देखिए। ये जो पैटर्न पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और एक सांप्रदायिक रंग देने की इसको कोशिश कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा मुझे, क्या कहें। प्रभुदयाल जी, जिस तरह से पाकिस्तान पहलगाम हमले से लेकर अब तक तमाम जो हरकतें कर रहा है, तमाम जो कदम उठा रहा है, और जिस तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह आप क्या पाते हैं? प्रभुदयाल जी को आवाज नहीं आ रही है आपकी? प्रभुदयाल जी को आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ रमा।
मैं आपको जी बिल्कुल बिल्कुल नंदिता बोलिए, बात आपको ऐड करना चाहती हूँ, मेरी गुजारिश। जी बिल्कुल बोलिए बोलिए। रमा, आप सिर्फ S-400 की जी मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 5 से 6 सालों के अंदर एक ड्रोन, और जब आप सुन रहे थे कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह को, तो उन्होंने जिक्र किया होगा काइनेटिक और अनकाइनेटिक मींस का। तो उससे मैं आपके थ्रू अपने दर्शकों को, अपनी ऑडियंसेस को समझाना चाहूंगी कि काइनेटिक क्या है। काइनेटिक तो वो है कि हमने एक उसको इंटरसेप्ट कर लिया एक ड्रोन से या उस एयर डिफेंस की मिसाइल से, और नॉन काइनेटिक ये है कि हमारे पास ड्रोन्स वो भी हैं जो कि जैम कर सकते हैं, और हमारे कई ड्रोन्स ने इन पाकिस्तानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को या यूएवीज को जैम भी किया है, यानी कि उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से संपर्क तोड़ दिया है। तो काइनेटिक और अनकाइनेटिक मींस। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, जब तक आप एम्बेसडर प्रभु दयाल से जुड़ती हैं, एक बात और कहना चाहूंगी कि इंडिया ने तो नोटैम इशू किया था, यानी कि अपनी सारी सिविलियन एयर स्पेस को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान ने कल रात को ये क्यों नहीं किया? क्या ये बात आज एयरफोर्स की हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और आर्मी की सिग्नल्स की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बिल्कुल साफ एकदम एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ दिखाई कि कैसे एक ऐप है फ्लाइट रेडार 24, आप और मैं और आई थिंक काफी कॉमन लोग इसको फ्लाइट रेडार 24 को वेबसाइट पर देखते भी हैं। उसमें साफ पता चल जाता है कि कौन सी एयरलाइन कहां से है, उसका जो बेसिक कोड है वो, और वो कौन सी एयरलाइंस है। पाकिस्तान की सारी एयरलाइंस उसने अपनी एयर स्पेस क्लोज नहीं की थी, ये सोचकर कि वो ये कायराना हमला बर्बरतापूर्ण जो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसने 26 इनोसेंट टूरिस्ट को तो मारा, उसके बाद प्रॉक्सी वॉर को एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट का हथियार की तरह यूज करेगा, और फिर अगर इंडिया उसका जवाब देगा, उसका डेटरेंस के लिए प्यूनिटिव भी जवाब देगा, जिसमें इंडिया ने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं टारगेट किया, किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अपना एयर स्पेस खुला रखा ताकि इंडिया कोई भी जवाबी कार्रवाई ना कर पाए, कि इंडिया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ना निस्तनाबूद कर पाए। बिल्कुल एक छद्म युद्ध जो है वो पाकिस्तान साथ में छेड़ने की कोशिश कर रहा है, हालांकि सफलता नहीं मिल पा रही है। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, आपसे समझना चाहेंगे ये जो तमाम पैटर्न जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे पहलगाम का हो, चाहे गुरुद्वारे पर हमले का हो, और चाहे उल्टा ही आरोप मढ़ने का हो, ये क्या दिखाता है? और जिस तरह से पहले आप बता रहे थे, नंदिता ने भी वही बात दोहराई है। चंद एक बातें इसके ऊपर। पहला तो जो नंदिता बोल रही थी कि ड्रोन वॉरफेयर अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर थियरी की तरफ निकला है, और जो ये शुरू हुआ रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास का वॉर, और पूरे मिडिल ईस्ट को इन्होंने कवर किया, और हम सब ने देखा कि किस तरह इसने वहां पर तहस नहस मचाया है। अभी ये भारत की खूबसूरती है कि उस डायनेमिज्म को अपने डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम में समय रहते ढाल दिया, अपनी सेनाओं को, तीनों सेनाओं को उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया, शांति समय में इसका बार बार प्रैक्टिस करके इतनी मास्टरी कर ली कि आज जब मौका आया तो हमारी सफलता 100% रही। इससे ज्यादा और श्रेय हम अपनी सेनाओं को क्या दे सकते हैं? नतमस्तक होकर के हम सलाम करते हैं उनको। दूसरा पॉइंट जो आपने इस धर्म की बात किया, तो बेशक वो मौलवी मुनीर ने हिंदू मुसलमान की खाई को और चौड़ा करने की कोशिश की, और सिख को भी बीच में लाने की कोशिश की, और इस पार्ट को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे ख्याल से दुनिया इस चीज को समझ गई है। इस सब के बावजूद भी तीसरा मुद्दा यह है कि क्या पाकिस्तान सुधर पाएगा या अपना विचार चेंज कर पाएगा? नो, आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल इवन चेंज इट्स स्टांस। जिस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही किसी के खिलाफ बना है, एक देश का पूरा कैरेक्टर ही हेट इंडिया कैंपेन पे चल रहा है, तो वो कैसे ओवरनाइट चेंज हो सकता है? इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मुझे दो नजर आता है कि या तो विश्व पटल पर बाकी देश आकर के उसे समझाएं और शांति को प्रेशराइज करें, अन्यथा विनाश की ओर अग्रसर है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, लगातार जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रभु दयाल जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है?
सर अब आप अनम्यूट कर लीजिए। कि मैं तो अनम्यूटेड हूँ। हाँ प्रभुदयाल जी, अब ये जो लगातार जो सवाल जो है पाकिस्तान पर उठ रहे हैं, लगातार जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है, उसको देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान का जो अंदरूनी सिस्टम है वो भी बिल्कुल जो है गड़बड़ा गया है, आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे IMF से ऋण की जो बात है वो जो है उसमें एक बड़ी जो रुकावट है वो आ सकती है। तो कर्ज के दलदल में जिस तरह से पाकिस्तान धंसा हुआ है, किस तरह से अब उसकी कमर टूटने वाली है, क्योंकि इस तरह की जो ऋण होती है उसकी भी शर्तें होती हैं और भारत इसमें एक बड़ा सवाल उठाने वाला है। देखिए, एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है आज की तारीख में वो ये है कि क्या IMF जो है वो पाकिस्तान को ये लोन देगा। जैसा आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की जो आतंकवाद से संबंधित हरकतें हैं वो दुनिया से छुपे नहीं है, और IMF के सभी देश जानते हैं कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म के साथ ना जुड़ा होता तो उसकी ये फाइनेंशियल कंडीशन ना होती। और दूसरी बात जो सब देश जानते हैं वो ये कि अगर पाकिस्तान को ये 1.3 बिलियन डॉलर का लोन दे दिया गया तो ये फिर से आतंकवाद के ही लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो भी IMF से लोन मिलता है वो पाकिस्तान की सरकार वहां की आवाम के लिए नहीं खर्चा कर पाती, क्योंकि वहां की फौज छीन लेती है और ISI के थ्रू ये भारत के खिलाफ टेररिज्म करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब देखिए, एक और बड़ा सवाल आज पूछा जा रहा है, क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये इसको एस्केलेट करेगा। देखिए, मेरे विचार में एस्केलेट करना सुसाइड होगा पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो जो सब जानते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो लड़ना कैसे अफोर्ड करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो इंटरनल रिबेलियंस चल रहे हैं, एक तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कोशिश कर रहा है सेना के साथ लड़के बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस मिले, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो बलूचिस्तान है वो रिसोर्सेज में इतना रिच है, इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्योंकि वहां की जनसंख्या बहुत कम है इसलिए पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है जो डोमिनेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, वो उनके जो बलूचियों के ह्यूमन राइट्स हैं वो कुचल रहा है, तो वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। दूसरे, खैबर पख्तूनख्वा वो भी चाहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। कभी भी पश्तून्स ने जो ड्यूरेंट लाइन ब्रिटिशर्स ने बनाई थी जिससे अफगान और नॉन अफगान एरियाज को सेपरेट किया था, वो ये नहीं मानते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से अलग करती है और पश्तून लोग चाहते हैं कि वो या तो अलग हो जाए, पूरे इंडिपेंडेंट हो जाए, या अफगानिस्तान के साथ जुड़े। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई अभी हाल में, एक टॉप तालिबान लीडर जो पहले अफगानिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के पश्तूनों से कहा है आप इस जो पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है इंडिया के साथ, इससे आप अलग रहिए, मतलब इसमें आप मत जुड़िए। अफगानिस्तान के तालिबान लीडर चाहते हैं कि वहां की जो सेना है वो कुचली जाए, और अगर जो लड़ाई बढ़ती है तो पश्तूनों को मौका मिलता है और बलूचियों को मिलता है। देखिए, दोनों की सहायता, बलूचियों की भी और पश्तूनों की भी, अफगानिस्तान से हो रही है। ये जो लिबरेशन फोर्सेस हैं बलूचियों के भी और पश्तूनों के, ये अफगानिस्तान में स्थित रहते हैं, पाकिस्तान में अटैक करते हैं, फिर जाके पनाह ले लेते हैं फिर से अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान पूरी तरह से इन लिबरेशन फ्रंट्स का, बलूच लिबरेशन फ्रंट और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका समर्थन करना है। और अफगानिस्तान भी ये चाहता है कि पाकिस्तान की सेना जो है, जो पश्तूनों की और बलूचियों के हकों को छीनती आई है, उसकी हार हो। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के एक तरह से सुसाइड हो जाएगा, क्योंकि वो कितने फ्रंट्स में लड़ेगा।
वो पाकिस्तान, वो इंडिया के साथ लड़ेगा, बलूचियों के साथ लड़ेगा, पश्तूनों के साथ लड़ेगा। तो आप ये समझिए कि इन्होंने अगर ये लड़ाई बढ़ाई तो फिर तो इनको सुसाइड ही की तरह हो जाएगा। और मेरे विचार में अगर ऐसा होता है तो बलूचिस्तान भी शायद अलग हो जाए, पख्तूनख्वा भी अलग हो जाए, और जो पीओके है वो खुद पाकिस्तान से बहुत नाराज है, वहां के लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान ये कहता है कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। हमें अब ये समझना चाहिए वी विल ब्रेक अप पाकिस्तान बाय 1000 ब्लोज। बिल्कुल, टुकड़े टुकड़े होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के नापाक इरादों पर भारत कर रहा है प्रचंड प्रहार। पाकिस्तान बढ़ रहा है आत्मघाती कदमों की ओर और टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़ा है इस वक्त पाकिस्तान में अंदरूनी मोर्चे पर भी एक बड़ी टूट नजर आ रही है। भारत के साथ जारी तनाव पर भले ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके देश के ही सांसद उनकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में एक सांसद ने शहबाज शरीफ को बुजदिल करार दिया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने से डरते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुजदिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? तो पाकिस्तान के सांसद ने अपने आप ही वहां की स्थिति जो है बयान कर दी है, किस तरह से भारत की प्रचंड शक्ति के सामने पाकिस्तान में डर का माहौल है। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के वहां के सांसद जो हैं अपने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने ये भी बता दिया है कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह से पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से घबराया हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसे वहां के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। जी बहुत खूब, आपने ये वीडियो दिखा करके साबित कर दिया कि असली हकीकत क्या है। और कुछ दिन पहले आप ही ने दूसरा वीडियो दिखाया था इस अटैक से पहले, जब वो कहते हैं हम मार देंगे, काट देंगे और पता नहीं हिंदुस्तान का क्या क्या कर देंगे। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई एक ही झटके के अंदर। और अभी ये तो ट्रेलर भी नहीं है, ये शुरुआत है। ये समझने की जरूरत है कि जो मोदी जी ने बोला था कि हम पहलगाम के परपिट्रेटर्स को जहां भी होंगे वहां मारेंगे, यानी अगर पार है तो पार मारेंगे और अंदर है, भारत के अंदर है तो यहां मारेंगे। तो ये बात पाकिस्तान को समझ में आने के बाद में भी ये कि फॉल्स पर्दा लगा करके बात करने की कोशिश कर रहा है, गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो पार्लियामेंटेरियंस है जो झुक करके अभी समर्पण करने को तैयार है, लेकिन साथ ही साथ वो दोगली भाषा भी बोलते हैं कि जी हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इसका तीसरा डायमेंशन और है
तीसरा डायमेंशन इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास ये लोग कटोरा लेकर के भी गए हुए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर उसकी किसी एक बात पर विश्वास कर लेना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है। समझदारी इसके अंदर है कि हम अपने कान और आंख चौकन्ने रखें, कीप आवर सर्वेलेंस ओपन 24/7, और ध्यान रहे कि ये बदमाशी का गुरु है, ये टेररिज्म का जन्मदाता है। कुछ ना कुछ बदमाशी ये करने की हर हालत में कोशिश करेगा, जिसको हमने हर हाल में नाकाम करना है। अब तक हम सफल हुए हैं, लेकिन इस सफलता के बावजूद हमको चौकन्ना रहना है और इनके ऐसे किसी प्रभाव में आकर के बात नहीं करनी है। जहां तक डिप्लोमेटिक बात है, जो बात आज वो अपनी पार्लियामेंट में कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि शाहबाज साहब जाकर के यूएन में बोले, यूएस को बोले, चाइना को जाकर के बोले जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, टेररिज्म आगे से हम नहीं करेंगे, तब तो बात बनती है। लेकिन ऐसा होता मुझे नजर नहीं आता। ये सांप है आस्तीन का, इसको काटना ही पड़ेगा, और काटने के लिए हमें सिर्फ मिलिटेंट को मार करके या 2 जगहों को मार करके इसको खत्म नहीं कर सकते। इसकी जड़ें काटनी पड़ेगी, और इसकी जड़ें इनके मदरसों के अंदर, इनकी तंजीमों के अंदर, इनकी आर्मी के अंदर इतनी गहरी छाई हुई है। और दूसरी बात है, जो प्रभु दयाल साहब बात बता रहे थे कि ये अपने कैंसर से जूझ रहा है, सुसाइड की तरफ जा रहा है, ये पता नहीं मंद बुद्धि को समझ में क्यों नहीं आती ये छोटी सी बात कि जितना विनाश ये करना चाहेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे। इस बात को अगर मद्देनजर रख कर के बात करेंगे तो अपनी पार्लियामेंट में भी सेंसिबल बात करेंगे, बाहर भी समझदारी से बात करेंगे, और हालत को आई एम श्योर सुधारने की कोशिश करेंगे। नहीं तो विनाश अवश्यंभावी है। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, जिस तरह से राजपुरोहित जी ने बताया है, और बताया नहीं है, ये तो जग जाहिर है, जिस तरह से आतंक का सहारा पाकिस्तान लगातार लेता रहा है, बल्कि आतंक जो है पाकिस्तान की एक तरह से लाठी बना हुआ है। और ये साबित हो जाता है जब भारत ने वहाँ पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया, निशाना बनाया, और उसके बाद जो आतंकी वहाँ पर घायल हुए उनसे अस्पतालों में उनके सैन्य अफसर जाकर मिलते हैं, जब उनके जनाजे उठते हैं तो वहाँ पर पूरी की पूरी जो सेना है वहाँ पर रोती हुई दिखाई देती है। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा कि अभी जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो कहा जा रहा है, ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आज अगर वहां के पार्लियामेंटेरियंस अपनी पार्लियामेंट के सेशन में प्राइम मिनिस्टर को गीदड़ कह रहे हैं, तो आप यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और वहां की आवाम असीम मुनीर को गधा कहेंगी, बिकॉज इसी गधे की वजह से पाकिस्तान की जो हालत है वो बद से बदतर हो रही है। इसमें अगर अकल होती तो ये जो आतंकवाद छेड़ने की कोशिश की है इसको ये ना करता। देखिए, इसने पहले तो एक स्पीच दी कि वो हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग हैं वगैरह वगैरह। ये कोशिश कि हम अलग कर दें हिंदुओं को मुसलमानों को। उसके बाद जो ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसमें आइडेंटिफाई कर करके हिंदुओं को मारा। ये सब किसकी करामात है? ये पाकिस्तान ISI की, पाकिस्तान आर्मी की, और ये सब असीम मुनीर के नेतृत्व हो रहा है। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? पाकिस्तान के लोगों को। तो जैसा मैंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की मुश्किलातें बहुत तेजी से और बढ़ेंगी, और वही जनता जो आज उनके प्राइम मिनिस्टर को गीदड़ कह रही है वही उनके आर्मी चीफ को गधा कहेगी। बिल्कुल। अखिलेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान का जो आतंक कनेक्शन है वो साफ तौर पर अब दुनिया के सामने आ चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब विश्व में अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान की बात का 1-2 मुल्क को छोड़कर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, और इसका खामियाजा भी पाकिस्तान को चाहे IMF हो या जो अन्य मंच हैं उन पर भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे अभी मेरी विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि देखिए, आकलन ये था उनका कि देखिए ये जो मामला है, ये मामला पाकिस्तान के अंदरूनी जो टकराव है, राजनीति में अंदरूनी टकराव है, उस टकराव का भी एक नतीजा है। जैसे आप देख रहे हैं कि PTI पाकिस्तान, जो इमरान खान जेल में बंद है, और पाकिस्तान की एक पुरानी परंपरा रही है कि जो भी पुराना प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री होगा उसको या तो जेल में रहना होगा
या उसको भागना होगा। इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान की जनता के अंदर बहुत क्षोभ था, बहुत कह सकते हैं कि बहुत अविश्वास हो रहा था सरकार के प्रति, शहबाज शरीफ की सरकार के प्रति। जनता के अंदर बहुत क्षोभ था वहां की महंगाई को लेकर, वहां के विकास की कमी को लेकर। तो इन सारे कारणों को लेकर ऐसे में आसिम मुनीर या पाकिस्तान की सरकार ने मिलकर इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, ताकि उन लोगों को लगे कि पाकिस्तान का जो अटेंशन है, पाकिस्तान की जनता का जो अटेंशन है उधर डाइवर्ट होगा, एक सोविनिज्म अंतरराष्ट्रवाद के नाम पे पूरी जनता एकत्र हो जाएगी और उसके बाद हमारे लिए पूरा खुला खेल रहेगा। लेकिन जो नेशनल असेंबली में जो आपको दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सरकार की ये चाल और पाकिस्तान के सेना की ये चाल सफल नहीं हुई है और राजनीतिक विभाजन अभी भी बना हुआ है। और राजनीतिक विभाजन अगर बना हुआ है तो और ऐसे में वो एक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आतंकवादी कार्रवाई किए हैं, तो पूरे दुनिया में एक ऐसी छवि बन रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोसता पासता पल्लवित पुष्पित इसलिए करता है कि वो एक तो अपने देश के अंदर के समस्याओं से अटेंशन लोगों को ध्यान दूर रखे और दूसरा जो है बाहर में अपना बिल्कुल। और हम बता दें, बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आज सशस्त्र बलों के दिग्गजों के एक समूह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वर्तमान स्थिति और विभिन्न मुद्दों पर दिग्गजों के साथ व्यापक बातचीत की। इसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और अन्य दिग्गज शामिल थे जिन्होंने देश की व्यापक सेवा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गजों से मुलाकात की है, सशस्त्र बलों के दिग्गजों के एक समूह से मुलाकात की है और उनसे वर्तमान स्थिति और विभिन्न मुद्दों पर व्यापक बातचीत की है। और इन दिग्गजों में पूर्व वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और अन्य दिग्गज शामिल थे जिन्होंने देश की व्यापक सेवा की है। हमारे संवाददाता सुधाकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधाकर, कितनी अहम ये मुलाकात? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात और खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चल रहा है और उसके बाद जो ये मुलाकात हुई है, एक्स सर्विसमैन है, खासतौर से जो तीनों हमारी सेनाएं हैं उनके प्रमुख इसमें शामिल रहे। इसके अलावा हमारी सेनाओं में जिन्होंने एक व्यापक स्तर पर, एक महत्वपूर्ण स्तर पर योगदान दिया है लंबे समय तक, तो इसका कह सकते हैं कई स्तरों पर महत्वपूर्ण संदेश है। सामरिक संकेत है, भावनात्मक संकेत है, राजनीतिक संकेत इसका है। अगर सामरिक दृष्टिकोण से इसकी बात की जाए रमा, तो ये सिर्फ वर्तमान सैन्य नेतृत्व पर नहीं बल्कि पूर्व सैन्य नेतृत्व के अनुभव और दृष्टिकोण पर भी भरोसा इस वक्त मोदी सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये संवाद इस बात का भी प्रतीक है कि भारत अपनी रक्षा रणनीति में एक व्यापक और एक समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये जो पूर्व प्रमुख है इनके पास एक कैसा एक्सपीरियंस है, तो एक व्यापक दृष्टिकोण, एक समावेशी दृष्टिकोण इनसे मिलता है। ये एक तरह से सेना के मनोबल और सम्मान का प्रतीक भी है रमा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है। ये साफ संदेश है पीएम मोदी की तरफ से कि भारत अपने सैनिकों को केवल युद्ध के समय नहीं, शांति के समय भी सम्मान और गौरव देता है और अगर जरूरत पड़ती है तो सिर्फ जो इस वक्त सेना में काम कर रहे हैं वो नहीं, बल्कि जिन्होंने लंबे समय तक देश के लिए सेवा की है उनको भी उतना ही गौरव और सम्मान देता है। ये मुलाकात एक तरह से वर्तमान सैन्य नेतृत्व और पूर्व सैनिकों सबका मनोबल बढ़ाने वाला कदम है, खासतौर से जवानों के बीच भी कि अगर कल को वो रिटायर होकर अपनी निजी जिंदगी में रहते हैं तब भी देश की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनको इतना ही सम्मान दिया जाएगा। इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है रमा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रकार की मुलाकात बताती है कि सरकार एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसके लिए वो हर स्तर पर एंगेज कर रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है और सिर्फ एक तरह से ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो एक राष्ट्रवादी छवि है, जो वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हर फैसले की कसौटी होती है नेशन फर्स्ट, उसको परिलक्षित करती है। आपको याद होगा, इसको व्यापक संदर्भ में अगर रमा देखें
तो वन रैंक वन पेंशन जैसे बड़े फैसले सेना में इंडिजाइन एक तरह से स्वदेशीकरण की अगर बात हो, सेना को खुली छूट देने की बात हो, सेना पर भरोसा करने की अगर बात हो, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। और एक तरह से ये एक दुनिया को भी संदेश दे रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने सैनिकों का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाना चाहता है। लेकिन सिर्फ ये एक बैठक नहीं है, बल्कि एक सतत संदेश है। ये मुलाकात ये बताती है कि भारत अपनी सेना को सम्मान देने में सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है, उनके साथ खड़ी रहेगी। रमा, बात ये भी आती है सुधाकर, क्योंकि ये जो वेटरन्स हैं, ये जो दिग्गज हैं, इनके पास एक बड़ा अनुभव है तमाम तरह की परिस्थितियों का। उन अनुभवों का फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल। और आप देखिए, पीएम मोदी एक ऐसे नेता है, एक जो पूरी जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को भरोसे में लिया, देश के हर एक राजनीतिक दल को उन्होंने भरोसे में लिया, जिस तरह से एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक भरोसे का एक वातावरण बनाने के लिए जिस तरह से आज इन वेटरन्स के अनुभव का इस्तेमाल करने की कोशिश है, तो ये एक दिखाता है कि व्यापक स्तर पर पीएम मोदी न सिर्फ एंगेज कर रहे हैं अपने देश की जो सामरिक रणनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसमें, बल्कि वो एक सम्मान भी दे रहे हैं अनुभव को, उनके सर्विसेज को। तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है इस मुलाकात को, आप कह सकते हैं। रमा, बिल्कुल, हर स्तर पर तैयारी कर रही है सरकार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है सीधी नज़र। तमाम तरह के जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और इसके साथ ही हम अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रभु दयाल जी आपका, और आपका अखिलेश तुमन आपका, और बहुत शुक्रिया जो हमारे तमाम मेहमान और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। राजपुरोहित जी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और नंदिता आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।